बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेत की मंडेर से हम 20-25 गज ही दूर थे कि क्लैशनकोफें एक मरतबा फिर गरजीं। इस दफ़ा 2 गन्नों से फायर किया गया था। हमें एक मरतबा फिर लेटना पड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर हमें पिछले खेत की मंडेर पर 2 आदमी खड़े नजर आए। ये तो सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं, अमजद ने कहा। कुछ कह नहीं सकते कि यही 2 या दाएं बाएं छुपे कुछ और भी हैं। मैंने कहा, हो सकता है बाकियों ने इनके पीछे पीछे आना हो। बहरहाल जो भी है, इतना इनको वाज़िया पता है कि हम गैर मुसल्लह हैं। ये तो सामने की बात है मिस्टर तज्जिया निगार। जब हम जवाबी फायर नहीं करेंगे तो 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़िया हो जाएगी। उनको मंडेर से उतरकर अपनी जानिब बढ़ता देखकर हम दोनों ने नजरों ही नजरों में एक दूसरे को इशारा किया और फिर यकदम उठकर जिग-जैग के अंदाज में भागे। मुखालफीन ने एक मरतबा फिर हमें निशाना बनाने की कोशिश की, मगर हरकत करते हुए टारगेट को निशाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। यूं भी हम टेढ़े मेढ़े अंदाज में भाग रहे थे। हमारा अगला कदम कहाँ पड़ेगा इससे हम खुद भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, तो मुखालिफ के अंदाजा लगाते। मंडेर की आधी चढ़ाई क्रॉस करते ही हम दोनों ने पानी में डाइव करने के अंदाज में हाथ आगे बढ़ाते हुए कच्ची जमीन पर छलांग लगाई और रोल करते हुए नाले में उतर गए। जैसे ही हमारे जिस्मों की मूवमेंट रुकी, हम दोनों उछलकर खड़े हुए और सामने चंद कदम के फासले पर घनी झाड़ियों में घुस गए। थोड़ा सा आगे जाकर हम दोनों रुक गए और अपना सांस संवार करने लगे। मेरा ख्याल है यही जगह इनका इंतजार करने के लिए मुनासिब है, अमजद गोया मेरा जहन पढ़ते हुए बोला, और हम दोनों एक घनी झाड़ी के अंदर घुसकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही हमें इनकी धीमी धीमी बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दोनों पश्तो में बात कर रहे थे। मुंशी साहब, मुश्किल है कि वो हमें मिल जाएं, कहीं भी नहीं जा सकते। मुझे मुंशी शाहनवाज की मनहूस आवाज़ सुनाई दी। नाले के दोनों साइडों पर हमारे बंदे उनकी ताक में बैठे हैं। मुझे पता था कि वो इसी रास्ते से भागने की कोशिश करेंगे। वो दोनों बातें करते हुए हमारी जानिब बढ़ रहे थे। अचानक क्लैशनकोफ की थरथराहट फजा में गूंजी। एक लम्हे के लिए तो हम दोनों ने सोचा कि हम लोगों को देख लिया गया है, मगर फिर उनकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान सा हो गया। मुंशी ने साथी से पूछा, क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, यूं ही इनको डराने के लिए फायर किया है ताकि रास्ते में रुकने की हमाकत ना करें। वो बेवकूफ़ आम मकामी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए ये सोच रहा था कि हम दोनों चूंकि गैर मुसल्लह थे इसलिए लाजमन भागने की कोशिश करेंगे। वो तेज़ कदमों से चलते हुए हमारे करीब आते जा रहे थे। हमारे गैर मुसल्लह होने की वजह से वो थोड़े बेपरवाह भी थे। ये ना हो वो दूसरी सिमत निकल गए हों। मुंशी के साथी ने तशवीश जाहिर की। उस वक्त तक वो इस झाड़ी के करीब पहुंच गए थे जिसमें हम छुपे हुए थे। नामुमकिन, मुंशी ने नफ़ी में सर हिलाया। उमर जान इसी इलाके का बंदा है और इसे पता है कि दूसरी जानिब छुपने के लिए कोई ख़ास जगह मुयस्सर नहीं है। फरार के लिए यही सिमत हर लिहाज से मौजू है। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो यही रास्ता इख्तियार करता। ये कहकर मुंशी ने हमारे सामने वाली झाड़ी में एक हल्का सा ब्रस्ट फायर कर दिया। हम दोनों लाशौरी तौर पर सुकड़ गए कि कहीं अगला ब्रस्ट इस तरफ ना फायर कर दे, मगर खैरियत गुजरी और वो हमारे छुपने की जगह से चंद गज दूर गुजरते गए। हम दोनों उनके आगे गुजरते ही तेजी से झाड़ी से निकले और उन पर जा पड़े। हमारे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की थी, मगर वो मुकम्मल मुड़ने भी ना पाए थे कि हम दोनों के सर की टकरें उनके पहलुओं से टकराईं। वो गालियां देते हुए ज़मीन चाटने पर मजबूर हो गए। इससे पहले कि वो खड़े होते, हम दोनों के पाँव की ठोकरें उनकी गन्नों को लगीं और दोनों के हाथ से गन्नें छूटकर दूर जा गिरीं। हथियार हाथ से निकलने के बाद वो हमारे लिए बेज़रर कैंचवे की हैसियत रखते थे। इस बात से वो आगाह नहीं थे, इसीलिए ज़मीन से उठकर उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की और उन्हें पता भी न चला कि वो कैसे उड़ते हुए दूर जा गिरे थे। मुंशी हथियार हाथ में लेकर जनानी भी शेर होती है। मेरा लहजा गजब से पुर था। मर्दानगी का पता खाली हाथों से चलता है। वो दोनों लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने हमारी सिमत बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। यूं भी वो दोनों जिस्मानी लिहाज से हमसे बहुत कमज़ोर थे। उमर जान, तुम बच नहीं सकते, मुंशी ने मुझे धमकी दी। नाले में चारों तरफ हमारे साथी बिखरे हुए हैं और वो किसी भी लम्हे यहाँ पहुँचने वाले होंगे। चलो फिर तुम छुट्टी करो। मैंने अमजद को इशारा किया
और हम दोनों ने झपट कर उनको पकड़ लिया। मुंशी, मेरा दिल तो चाहता है तुझे तड़पा तड़पा कर मारूं, मगर अफसोस मेरे पास टाइम नहीं। ये कहकर मैंने उसकी गर्दन बेदर्दी से मरोड़ दी। यही काम अमजद दूसरे के साथ कर चुका था। उनकी तलाशी लेने पर थोड़ी नकदी के अलावा कुछ नजर न आया, जो हमने उनकी जेबों में ही रहने दी। दूसरे बंदे की जेब में अलबत्ता अमजद को कमानीदार चाकू मिला था, जो उसने अपनी जेब में डाल लिया। उनको झाड़ियों में छुपाकर हमने नीचे पड़ी हुई उनकी क्लैशनकोफें उठा लीं। दोनों गनों के साथ 75-75 राउंड्स की बड़ी मैगजीनें लगी हुई थीं। अब क्या करें? अमजद ने पूछा। अब, मैं वहशतनाक लहजे में बोला, अब शिकारियों का शिकार करेंगे। क्लैशनकोफों पर काबू पाने के बाद हमारे हौसले बढ़ गए थे। हम दोनों जंगल के अंदर ही अंदर चलते हुए वहां से हटते चले गए। जंगल से बाहर निकलने की सूरत में हमारे दूर से नजर आने का अंदेशा था, इसलिए हम अलहदा होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे कि मुबादा एक दूसरे की गोली का निशाना बन जाएं। वहां पर हमने गुरीला जंग लड़नी थी और खुशकिस्मती से हम दोनों गुरीले ही थे। हरकत करते वक्त हमारी कोशिश थी कि ना तो हमारे पाँव की आवाज़ आए और ना ही हमारे मुंह से कोई सरगोशी निकले। बगैर बोले हमें एक दूसरे की हरकत का अंदाज़ा था। हमारा सबसे बड़ा मसला ये था कि दुश्मन पहले से हमारे लिए घात लगाए बैठा हुआ था। इस सूरत में हमारी तलाश में फिरने के बजाय उन्होंने अपनी जगह पर बैठे रहना था और हरकत में होने की वजह से हमें ही उनकी नज़र में आना पड़ता। एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचकर अमजद ने मेरी कलाई को पकड़कर आहिस्ता से दबाया और खुद गन को स्लिंग अप करके बगैर कोई आवाज़ पैदा किए इस दरख्त पर चढ़ने लगा। मैंने उसका इशारा समझते हुए दरख्त के तने के साथ ही पोजीशन ले ली। दरख्त की बुलंदी पर पहुंचकर अमजद ने गिरदोपेश का जायजा लिया और फिर नीचे उतरकर अपनी नाकामी का इजहार उसने नफी में सर हिलाकर किया। एक दफा तो मेरे जहन में आया कि अमजद से कहूं कि चलो फिलहाल यहाँ से निकल चलते हैं, मगर फिर ये इरादा मुलतवी करते हुए मैंने क्लैशनकोफ के सेफ्टी लीवर को फायर करने की पोजीशन पर लाकर अमजद की आंखों में झांका। मेरा मतलब समझते हुए उसने रजामंदी में सर हिला दिया। मैंने अपने सामने मौजूद झाड़ियों में 2 हल्के हल्के ब्रस्ट फायर किए और फिर हम दोनों झुके झुके अंदाज में दौड़ते हुए एक झाड़ियों के झुंड में घुसकर बैठ गए। हमें उम्मीद थी कि हमारी घात में पड़े हुए दुश्मन तंग आकर खुद हमारी तलाश में निकलेंगे। इस सूरत में उनको निशाना बनाना हमारे लिए आसान होगा। यूं भी उनके 2 आदमी हमारे हाथों जहन्नम वासिल हो चुके थे। उनकी तरफ से भी किसी सिग्नल वगैरह के ना मिलने की सूरत में उनका हमारे इंतजार में अपनी पोजीशनों में घुसे रहना बेकार जाता। मुंशी और उसके साथी की फायरिंग और फिर थोड़े से वक्फे के बाद मेरी फायरिंग की आवाज़ ने लामहल्ला उनको असाबी तौर पर मुंतशिर कर दिया था कि थोड़ी देर बाद ही हम दोनों को सामने की जानिब चंद आदमियों के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर अचानक कदमों की आवाज़ के साथ एक आवाज़ सुनाई दी, शाहनवाज और लाका शाहनवाज। वो पश्तों में शाहनवाज को आवाज़ें दे रहे थे जो उनकी आवाज़ की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। मैंने बगैर कोई आहट पैदा किए अपना रुख पीछे की जानिब मोड़ दिया कि मुबादा दुश्मनों का कोई आदमी दूसरे जानिब से ना आ रहा हो। सामने वाले को मैंने अमजद की स्वाबदीद पर छोड़ दिया था। यूं भी अमजद का निशाना मुझसे बेहतर था, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान निशानाबाजी वो वाहिद इवेंट था जिसमें अमजद ने मुझसे हमेशा सबकत लिए रखी थी। दूसरी जानिब कोई हरकत ना नजर आने के बावजूद मैंने इसी जानिब निगरानी जारी रखी। 2 हैं और मैं दोनों को पार कर रहा हूँ। अमजद आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। मैंने इसे जवाब देने की ज़रूरत महसूस न की और मेरी खामोशी को रजामंदी जानते हुए उसने बगैर किसी वक्फे के 2 सिंगल राउंड्स फायर किए। मैंने उनकी चीखें सुनकर जान लिया था कि अमजद का निशाना हमेशा की तरह कामयाब रहा था। हम चंद लम्हे दम साधे पड़े रहे और फिर मैंने अमजद को वहीं पड़े रहने का इशारा करके लाशों का रुख किया। इस दौरान अमजद ने गिरदोपेश की निगरानी जारी रखी। अमजद की चलाई गई गोलियों ने दोनों की खोपड़ियों में सुराख कर दिए थे। दोनों लाशें अमजद की महारत का मुंह बोलता सबूत थीं, क्योंकि पहले आदमी पर तो अमजद ने बिलाशुबा निशाना लेकर गोली चलाई थी, लेकिन दूसरी गोली उसने बगैर वक्फे के फायर की थी और इतनी जल्दी निशाना बदलना यकीनन कमाल महारत थी। मैंने उनकी सरसरी सी तलाशी ली। एक के नेफे से 30 बोर पिस्तौल और दूसरे की जेब से एक भरी हुई मैगजीन निकालकर मैं बिजली की सी तेजी से अमजद के पास पहुंचा। उनके हथियार उठाना मैं नहीं भूला था। दोनों फालतू हथियार इसी जगह छुपाकर हम क्रॉलिंग करते हुए वहां से निकले।
क्योंकि इसी जगह बैठे रहने की सूरत में हम उनके घेरे में आ सकते थे। 50-60 गज दूर आकर हमने एक मरतबा फिर पोजीशन संभाल ली। इस मरतबा हमने निस्बतन गहरी जगह अपना मोर्चा बनाया था। हमें ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। जल्द ही एक और जोड़ी नज़र आ गई। शायद उन्होंने हमारी तलाश के लिए तमाम को दो दो की पार्टियों में तकसीम किया हुआ था कि हमसे टकराने वाली तीसरी पार्टी भी 2 आदमियों पर ही मुश्तमिल नज़र आ रही थी। हम दोनों की गनों ने एक ही वक्त में शोला उगला और दोनों चीखते हुए नीचे गिरकर तड़पने लगे। इसी वक्त दाहिनी जानिब से हम पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। हमने जवाबी फायर करने के बजाय खामोशी में ही आफियत समझी कि बगैर मकसद के गोली ज़ाया करना कभी भी कमांडोज का खासा नहीं रहा। यूं भी हम जिस जगह छुपे हुए थे वहां पर हमें निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। चंद लम्हों बाद ही हमारी खामोशी को महसूस करके मुखालफिन ने फायर करना बंद कर दिया। शायद उनको भी अपने एम्यूनेशन के कम हो जाने का एहसास हो गया था। माजे, मेरा ख्याल है यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर हमें आड़ मुयस्सर है तो दुश्मन भी तो नज़र नहीं आ रहा। यूं ना हो किसी अंधी गोली का शिकार हो जाएं। वैसे भी हमें उनकी तादाद का सही अंदाज़ा नहीं है। खुली जगह पर जाकर ही कुछ अंदाज़ा होगा। अमजद ने पूछा, इन झाड़ियों से बाहर की ज़मीन कैसी है? नाले से बाहर तो वही काशशुदा ज़मीन है जो तुम्हारा इलाका देखा भाला है। अलबत्ता नाले के अंदर इक्का दुक्का दरख्त और खटी पटी ज़मीन है। चलो फिर। अमजद झाड़ी से बाहर रिंगता गया। चारों तरफ बिखरी हुई घनी झाड़ियां नजरी आड़ मुहैया कर रही थीं। हमारे हरकत करने के चंद लम्हे बाद ठीक इसी जगह 2-3 बर्स्ट और फायर हुए जहां हम पहले छुपे हुए थे। इसका मतलब यही था कि दुश्मन हमारे इस जगह से कूच कर जाने से लाइलम थे। घनी झाड़ियां छदरी छदरी और फिर बिल्कुल कम हो गईं। इस दौरान हम दोनों ने खड़े होने की गलती नहीं की थी और यही एहतियात हमारी जान बचा गई, क्योंकि झाड़ियों के झुंड से बाहर एक अकेली घनी झाड़ी की आड़ लेकर हमने जब गिरदोपेश का जायजा लिया तो नाले के बाएं जानिब खेत की मंडेर के पीछे हमें दूसरे झुंड के जानिब निगरान नजर आए। उनके बाकी जिस्म नजर नहीं आ रहे थे। अमजद ने आहिस्ता से कहा, दाएं तरफ भी कोई ना कोई जरूर होगा। शायद अगर हम चंद गज मजीद नाले की बाएं साइड की तरफ हो जाएं तो कम अज कम उनकी नजरों में आने से बच सकते हैं। अगर दाहिनी साइड पर उनकी कोई ना कोई पार्टी बैठी हुई तो हम आसानी से उनकी नज़र में आ जाएंगे। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। तो क्या यहीं पड़े रहें? नहीं, बल्कि नाले के दरमियान में क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बेवकूफ़, इस तरह हमारा दोनों तरफ से देख लिए जाने का खतरा है। क्यों ना इन दोनों को ख़त्म कर दें। जानू साहब, अक्ल इस्तेमाल करो। इस सूरत में हम चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। तो फिर बाएं सिमत ही चलते हैं। मैं रेंग कर नाले की बाएं सिमत बढ़ गया। अमजद ने मेरे साथ चलने की कोशिश नहीं की थी। जब तक मैं उन दोनों की नज़रों से ओझल ना हो जाता, अमजद ने मुझे कवर मुहैया किए रखना था और फिर वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था। झाड़ी से निकलकर मैं चंद गज ही आगे बढ़ा होऊंगा कि अमजद की क्लैशनकोफ गरजी। ये मेरे लिए खतरे का अलार्म था। मैंने यकदम लेटे लेटे अपने सामने की जानिब जस्त लगाई और फिर तेजी से लड़खड़ियां खाता हुआ मुमकिना फायरी खतरे की जद से निकल गया। दुश्मन की जानिब से ठीक इसी जगह पर फायर किया गया था जहां पर मैं पहले मौजूद था। अमजद की तरफ से किए गए फायर से सिर्फ एक ही बंदा हलाक हो सका था। अमजद बिल्कुल जमीन से चिपक कर लेट गया था। उसकी नजरें मुसलसल बाएं सिमत मौजूद बच जाने वाले शख्स की जानिब सरगर्दा थीं, जबकि मैंने एक गड्ढे में लेटकर दाहिनी तरफ की निगरानी शुरू कर दी। मेरी निस्बत अमजद ज्यादा खतरे में था। अमजद को निशाना बनाने के लिए दुश्मन को लाजमन अपना सर ऊपर उठाना पड़ता। उस सूरत में उसके खुद निशाना बन जाने का खतरा मौजूद था। इस खतरे के पेश नज़र वो मंडेर के पीछे छुपा बगैर निशाना लिए हल्के हल्के ब्रस्ट फायर कर रहा था। मैंने मुखालिफ सिमत की निगरानी जारी रखी, मगर उस सिमत से मुझे किसी किस्म की हरकत होती दिखाई न दी और फिर अमजद ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब रेंगना शुरू कर दिया। ये बहुत रिस्क वाला काम था, मगर इस जगह पड़े रहने में भी उसके लिए खतरा मौजूद था। अमजद अभी तक मेरी और अपनी गुज़श्ता पोजीशन के दरमियान में ही था कि झाड़ियों की अंदरूनी जानिब से 4 बंदे भागते हुए बाहर निकले। मैंने तेजी से सेफ्टी लीवर को सिंगल फायर की पोजीशन से ब्रस्ट पर सेट करते हुए ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ा दिया। क्लैशनकोफ से निकलने वाली गोलियों की बुछाड़ से 2 बंदे तो चीखते हुए वहीं गिर गए,
जबकि बाकी दोनों जल्दी से झाड़ियों की आड़ लेकर मेरी नज़रों से ओझल हो गए। लेकिन इसके बावजूद मैंने झाड़ियों पर फायरिंग जारी रखी ताकि अमजद उनकी फायरिंग की जद से निकलकर मुझ तक पहुंच जाए। अमजद ने भी खतरा महसूस करते हुए अपनी रफ्तार तेज कर ली थी, लेकिन उसने उठने की हमाकत नहीं की थी। जल्द ही वो मेरे पास गड्ढे में आन मौजूद हुआ। बाल बाल बच गए भई, वो पसीना पहुंचने लगा। हाँ यार, अल्लाह ताला को हमारी जिंदगी मंजूर थी। कितने गिरा लिए हैं? 4 थे। 2 झाड़ियों में छुप गए हैं और बाकी 2 वहीं पड़े हैं। मैंने झाड़ियों के दरमियान खुली जगह पड़ी लाशों की तरफ इशारा किया। 2 ये और 1 मुझसे बचकर गया। ये तो हो गए 3। इनके अलावा नामालूम कितने खबीस हैं। जितने भी हों, आज इंशाल्लाह बचकर नहीं जा सकते। मैंने दांत पीसे। यार, चौधरी अकबर नजर नहीं आया। खबीस कहीं छुपा होगा। बहरहाल अभी तो हम इस गड्ढे में फंस गए हैं। ऐसे करो कि यहाँ से इक्का दुक्का फायर उन झाड़ियों पर करते रहो। मैं इस तरफ से वापस जंगल की तरफ जाकर उन्हें पीछे से घेरता हूँ। नहीं, तुम यहाँ से उन्हें धोखे में मुब्तला रखो। मैं चलता हूँ। मगर मैं उस वक्त तक गड्ढे से निकलकर जमीन पर लेट गया था। मजबूरन अमजद वहीं खड़ा रहा। आमतौर पर क्रॉलिंग करते वक्त ऐसा करने वाले की छाती जमीन से उठी रहती है, मगर उस वक्त जमीन की मुनासबत से मुझे बिल्कुल जमीन से चिपकना पड़ गया था और कोहनी और घुटनों के बजाय मैं हाथ की हथेलियों और पाँव के पंजों से काम ले रहा था। वो 50-60 गज का फासला मुझे बहुत तवील महसूस हुआ, मगर रास्ता कितना ही तवील क्यों ना हो, साबित कदमी इसे तय कर ही लेती है। मैं भी जल्द ही झाड़ियों की लाइन तक जा पहुंचा। झाड़ियों की आड़ लेकर मैं आहिस्ता से उठ बैठा और अपना सांस दुरुस्त करने लगा। वहां से आगे बैठे बैठे मैं सफर कर सकता था। मैं आगे बढ़ने ही लगा था कि गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र अमजद की सिमत उठी और ये देखकर मेरा खून खुश्क होने लगा कि अमजद की पुश्त पर मौजूद चढ़ाई के ऊपर एक बंदा दबे कदम अमजद की तरफ बढ़ रहा था। जिस वक्त मेरी नज़र उस पर पड़ी, उस वक्त वो किनारे से 2 कदम दूर था और ये 2 कदम उठाते ही नीचे लेटे अमजद ने उसकी नज़र में आ जाना था। हथियार उसने पहले से फायर करने की पोजीशन में ताना हुआ था। चश्मे ज़दन में फैसला करते हुए मैंने सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट की पोजीशन पर सेट करते हुए ट्रिगर दबा दिया कि सिंगल राउंड फायर करने की सूरत में बहरहाल फायर के खता होने का खतरा मौजूद था। मुझे अगर फायर करने में चंद सेकंड की भी ताखीर हुई होती तो वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता। गोलियों की बौछार ने इसे सर के बल नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया था। थरथराहट की आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए तो अमजद भी उछल पड़ा था, मगर उसने गड्ढे से बाहर निकलने की गलती नहीं की। मेरी गोली का शिकार होने वाला अमजद के सामने ही बिमा अपने हथियार के गिरा था। फायर करते ही मैं ज़मीन पर लेट गया और मेरा बर वक्त लेटना काम आ गया कि इसी वक्त शू शू की आवाज़ से गोलियां मेरे ऊपर से गुजरीं और मैं एक मरतबा फिर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। दुश्मन मुसलसल मेरी पहली पोजीशन को निशाना बनाए हुए था। थोड़ा सा आगे आकर मैं उठा और झुके झुके अंदाज में दौड़ता हुआ इस जगह से दूर हटता गया। मुनासिब फासले पर पहुंचकर मैंने अपना रुख दुश्मन की सिमत करके मुहतात अंदाज में इसी जानिब बढ़ने लगा। क्लैशनकोफ मेरे हाथों में फायर करने की पोजीशन में तैयार थी और मैं हल्की सी बेकायदगी पर फायर खोलने के लिए तैयार था। एक मखसूस फासला तय करने के बाद मैंने रफ्तार बिल्कुल आहिस्ता कर ली। मजीद चंद कदम चलने के बाद मेरी समातों में हल्की सी आवाज़ आई और मैं तेज़ी से ज़मीन पर लेट गया। करम शाह, अब हम अकेले रह गए हैं, चलो फिलहाल भाग निकलते हैं। ठीक है, लेकिन खान साहब खफा हो जाएगा। दूसरा बंदा जिसे करम शाह कहकर मुखातब किया गया था परेशान लहजे में बोला। खान साहब की खफगी से ज़िंदगी कहीं बेहतर है, पहले ने झुलाकर कहा। और ये दोनों खंजीर तो पता नहीं जिन हैं या भूत, अचानक किसी जानिब से निकलकर हमारे बंदों को हलाक करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। 12 बंदों में से हम 2 ही बचे हैं। अगर थोड़ी देर मजीद उनका मुकाबला किया तो शायद हम भी पार हो जाएं। उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हालात का सही तज्जिया किया था, मगर बदकिस्मती से वो लेट हो गया था। आखिरी बात उसके मुंह में ही थी कि मैं उनके सर पर जा पहुंचा और इससे पहले कि करम शाह उससे मुत्तफिक होता, मेरी क्लैशनकोफ से निकलने वाली गोली ने इसे हर किस्म के खदशात और तफरकात से आज़ाद कर दिया। अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते तो हथियार फेंक कर अपने हाथ ऊपर उठा लो। और करम शाह ने जल्दी से क्लैशनकोफ फेंक कर अपने दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। गुड, इसे शाबाश देते हुए मैंने अमजद को आवाज़ दी। अमजद,
आ जाओ भाई, सुलह हो गई है। और चंद लम्हों बाद ही अमजद मेरे पास पहुंच गया। क्या ये आखिरी हैं? हाँ, अगर खान साहब ने उनकी तलाश में मजीद बंदे ना भेजे तो। इसके हाथ बांधो, मैं जरा हथियार जमा कर लूं। किसी महफूज जगह पहुंचकर इससे गपशप करेंगे। मैं सर हिलाते हुए करमशाह की तलाशी लेने लगा और अमजद हथियार इकट्ठे करने लगा। तलाशी लेकर मैंने उसकी ही पगड़ी उतारकर उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त की जानिब बांध दिए। अमजद भी जल्द ही उनके हथियार इकट्ठे करके मेरे पास पहुंच गया। अमजद ने पूछा, उससे पूछगछ करने के लिए कोई महफूज जगह मिल जाएगी? इस जगह को क्या है? पुलिस ना आ जाए, काफी देर से फायरिंग हो रही है। पुलिस शहरों में कभी टाइम पर नहीं पहुंची। ये तो वैसे भी गंडापुरों का इलाका है। पुलिस को जब तक कोई मुकामी बाशिंदा किसी लाश के मिलने की इतला न दे दे, वो यहाँ नहीं आएगी। फायरिंग तो यूं भी यहाँ आए रोज का मामूल है। अलबत्ता इनके खान साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ भी हो, पुलिस ना सही, इनका खान साहब सही, ये जगह बहरहाल पूछगछ के लिए मौजू नहीं है। इस झुंड से मगरबी जानिब कोई किलोमीटर भर के फासले पर नाले के किनारे एक वीरान मकान है, वहां चले जाते हैं। जारी है।